गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने समविभव पृष्ठ पढ़ा था। समविभव पृष्ठ अर्थात ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। ये अपन ने पढ़ लिया था। और जब विभव का मान किसी भी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर अगर विभव का मान समान होता है तब क्या होगा, किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए हमें कोई भी कार्य नहीं करना होगा, अर्थात किया गया कार्य क्या होगा, शून्य। तो ये अपन ने यहाँ पढ़ लिया था। यहाँ ये समविभव पृष्ठ का डायग्राम अपन ने बनाया था। इसके और भी डायग्राम हैं। समविभव पृष्ठ के डायग्राम पूछे जाते हैं अलग अलग स्थिति में। जैसे बिंदु आवेश है उसका आप समविभव पृष्ठ बनाइए, या अनंत से विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही हैं और वो जो विद्युत क्षेत्र जो है वो एक समान है पूरी एरिया में, पूरे क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का मान अगर समान है तो उस कंडीशन में आप विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे बनाएंगे। समान आवेशों के लिए दो आवेश हैं जो निकट स्थित हैं और वो समान आवेश हैं या वो दोनों विपरीत आवेश है, तो इन सभी कंडीशन में आपको अगर विद्युत ये समविभव पृष्ठ अगर खींचना है तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए आगे ये भी मैंने आपको बताया था कि समविभव पृष्ठ कभी भी परस्पर नहीं काटते। क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दो बन जाती है जो कि संभव नहीं है। अब ये यहाँ पर दे रखा है आपके एक बिंदु आवेश है प्लस क्यू। इस बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु आवेश की जो ये है, ये तो क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है ना। ये तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो बाहर की ओर जा रही हैं। धनावेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं और ऋणावेश में अंदर प्रवेश करती है। ये अपन ने विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब पढ़ी थी तो अपन ने यहाँ पर पढ़ा था। और ये जो डॉट डॉट करके जो बनाया हुआ है ये गोला है। विद्युत जो पॉइंट आवेश है, जो बिंदु आवेश है, उसके चारों तरफ एक गोला अगर अपन खींच दें, गोला अगर बना दें तो वह गोला उस बिंदु आवेश के लिए क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा। ठीक है। तो अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि एक बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ बनाइए तो ये बिंदु आवेश के लिए जो समविभव पृष्ठ है वो ये होगा। ये गोला है, ये वृत्त नहीं है, पूरा गोला है ये। ठीक है ना। एक बिंदु आवेश के चारों तरफ अपन ये कह सकते हैं कि प्लास्टिक की बॉल के केंद्र पर अगर एक बिंदु आवेश रखा हुआ है तो प्लास्टिक की बॉल का जो सतह है, जो सरफेस है, वो क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा। ठीक है। तो बिंदु आवेश के लिए अगर आपको डायग्राम पूछा जाए तो आप ये वाला डायग्राम बनाओगे। ये है, ये प्लेट है, ये प्लेट है, ठीक है। और इस पर धनावेश है इस प्लेट पर और इस पर ऋणावेश है। तो इन दोनों के मध्य क्षेत्र रेखाओं की दिशा ये होगी। ये जो पूरी लाइन दिखा रखी है विद्युत क्षेत्र रेखा है, जो एरो का चिन्ह लगा रखा है ना, ये किस दिशा को व्यक्त कर रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर हैं। ठीक है। तो इन समांतर रेखाओं के मध्य जो समविभव पृष्ठ होगा वो कैसा होगा, ऐसा प्लेन। ये जो आपने ये लाइन जो डॉट डॉट वाली लाइन दिखा रखी है ये समविभव पृष्ठ है। ये जो डॉट डॉट वाली लाइन दिखा रखी है ये समविभव पृष्ठ है। ठीक है। तो समविभव पृष्ठ ऐसा होगा, ये पूरा प्लेन। ठीक है। एक प्लेन यहाँ बना दिया ऐसे, एक प्लेन यहाँ बना दिया ऐसे। तो ये जो प्लेन है ये क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखा इधर से यूं आ रही है और बीच में हमने लंबवत एक पृष्ठ बना दिया तो ये क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा। बात समझ में आ गई। तो ये हो जाएगा संधारित्र के मध्य या दो समांतर प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र रेखाओं में और समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा, तो वो ऐसा बनेगा। तो अगर ये पूछा जाए कि समांतर प्लेटों के मध्य आप समविभव पृष्ठ बनाइए तो आप क्या करोगे, डॉट डॉट की लाइन बना दोगे ऐसे। ये पृष्ठ है पूरा, आपको केवल ये लाइन दिख रही है लेकिन ये क्या है, पूरा पृष्ठ है। ठीक है। ऐसा है ये। तो ये आप बना सकते हैं। इसके बाद है अनंत से विद्युत। देखो ये जो पृष्ठ अभी जो ये बनाया ना, इसको आप इस प्रकार से शो कर सकते हैं। ये अनंत से विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही हैं और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या, देखो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो समांतर, ये जो चार लाइनें दिखा रखी हैं ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। और हमने जो तीन प्लेन बना रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये जो तीन प्लेन बना रखे हैं, समतल पृष्ठ बना रखे हैं,
ये क्या है, समविभव पृष्ठ। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा, देखो यहाँ पर एक बात आप और ध्यान रखोगे कि ये समविभव, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा इधर से आ रही है, इधर से आ रही है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश कहीं यहाँ रखा हुआ है, इधर आवेश रखा हुआ है। ठीक है ना, तो आवेश के निकट वाले पृष्ठ का जो विभव होगा वो सबसे ज्यादा होगा। आवेश के निकट जो पृष्ठ होगा उसका विभव सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, और इसका विभव पहले वाले से कुछ कम होगा और इसका विभव दूसरे वाले से भी कम होगा। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे बिंदु आवेश या किसी भी आवेश से अपन दूर जाते हैं वैसे वैसे विभव का मान कम होता जाता है। ठीक है, लेकिन इस पूरे पृष्ठ के लिए, इस पूरे पृष्ठ के लिए विभव का मान समान है। पूरे पृष्ठ पर विभव कितना होगा, V1 होगा, चाहे वो बिंदु यहाँ हो, चाहे वो बिंदु यहाँ हो, चाहे वो बिंदु यहाँ हो, कहीं भी हो इस पृष्ठ पर। ठीक है, इसी प्रकार इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर भी विभव का मान क्या होगा, समान होगा, और वो कितना होगा, V2 होगा। इसी प्रकार यहाँ पर इस पूरे पृष्ठ के लिए विभव का मान कितना होगा, V3 होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए V1 सबसे बड़ा है, V2 उससे छोटा है और V3 और भी छोटा होगा। और यहाँ अगर अपन और एक पृष्ठ बना दें तो उसका विभव जो होगा वो तीसरे से भी कम होगा। तो बात क्लियर हो गई। ये बात आप यहाँ ध्यान रखें कि ये जो अपन ने बिंदु आवेश बनाया, इस पर भी अगर अपन यहाँ मान लो एक अपन एक पृष्ठ बनाए तो वो भी समविभव पृष्ठ होगा निश्चित रूप से। ठीक है ना, और आप देखो एक बना के देख सकते हैं, कोशिश करते हैं अपन कि यहाँ अपन ने एक नहीं बनेगा, अपन ऐसे मान लेते हैं कि ये सकेंद्रीय गोला अपन मान सकते हैं। ये सकेंद्रीय गोला देखो यहाँ ऐसे बता देते हैं, ये मान लो डॉट 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 करके आपने ये गोला बनाया। ठीक है ना, तो अब आप ये बताइए कि हमने जो गोला बनाया वो और जो ये जो बना हुआ है, इन दोनों में से विभव, दोनों समविभव पृष्ठ है, विभव का मान कहाँ ज्यादा होगा, जो बाहर पहले से गोला बना हुआ है उस गोले पर ज्यादा होगा, या हमने जो यहाँ डॉट डॉट करके माना है उस गोले का विभव ज्यादा होगा। आवेश के निकट कौन है, ये वाला गोला जो हमने भी अदृश्य रूप से बना रखा है, उसका जो विभव है वो ज्यादा होगा, या बाहर जो गोला बना हुआ है उसका विभव ज्यादा होगा। अंदर जो हमने अदृश्य रूप से जो गोला बनाया है उसका विभव क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि ये आवेश के निकट है, और जो पहले से बना हुआ है जो हमें दिख रहा है उसका विभव इस वाले गोले से कम होगा। तो बात समझ में आ गई? तो आप यहाँ बहुत से ऐसे डॉट डॉट करके आप बना सकते हो, सारे समविभव पृष्ठ हैं, सारे समविभव पृष्ठ होंगे और वो एक दूसरे को नहीं काटेंगे, सेकेंद्रीय गोले बनाने हैं। क्लियर होगी? बात समझ में आ गई? आवेश के निकट होगा उस पर विभव का मान ज्यादा होगा, और आवेश से अगर दूरी पर है तो विभव का मान कम होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक ये तार है, मान लो ये अपन ने पढ़ा था ना, ये तार है, ठीक है, और ये आवेशित है, इस पर आवेश है, और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा वो देखो तीर के चिन्ह के द्वारा दर्शाई हुई है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये अक्ष है उसकी, और विद्युत क्षेत्र की दिशा तो तार के लंबवत ही होती है। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, इधर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपन मान सकते हैं कि ये एक रेखीय तार है जिस पर आवेश है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत ऐसे होगी, ऐसे ये पृष्ठ के लंबवत जो अपन ने अनुप्रयोग पढ़ा था उसके नियम का पढ़ा था ना। और उसके इसके चारों तरफ हम एक बेलन की कल्पना कर लें, एक बेलनाकार आकृति की कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, और उस बेलन के बाहर हम एक और बेलन मान लेते हैं, जैसे अपन ने गोले के अंदर एक गोला माना था उसी प्रकार। तो यहाँ पर देखिए एक बेलन तो ये माना, अंदर जो बेलन डॉट डॉट के द्वारा बनाया हुआ, ये बेलन जो मान रखा है हमने, ठीक है ना, ये, और दूसरा ये जो बाहर वाला बेलन है, ये दोनों क्या होंगे, समविभव पृष्ठ होंगे। इस पर भी विभव होगा और इस पर भी विभव होगा, लेकिन इस पूरे गोले पर विभव का मान क्या होगा, समान। और इस गोले के इस जो ये जो गोला बेलन बनाया है, इस बेलन के पृष्ठ पर भी क्या होगा, विभव का मान
समान होगा, लेकिन यहाँ अंदर वाला जो बेलन माना हुआ है उस पर विभव V1 माना और इस वाले बेलन पर विभव V2 मान रखा है। अब आप बता सकते हैं कि V1 ज्यादा है या V2, बता सकते हैं ना। आवेश के निकट कौन है, आवेश के निकट कौन सा बेलन है, ये वाला बेलन है, तो V1 ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखें कि आवेश के निकट, क्योंकि दूरी अगर कम होगी तो विभव का मान ज्यादा होगा, ये अपन पढ़ चुके हैं। विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी आवेश से अगर दूरी कम है तो विभव का मान ज्यादा होगा, दूरी अगर ज्यादा है तो विभव का मान कम होगा। तो ये आप ले सकते हैं। लेकिन इस जो अंदर जो बेलन बना है उसके पृष्ठ पर, अंदर वाले बेलन के पृष्ठ पर विभव का मान समान होगा। इसी प्रकार बाहर जो बेलन बना है उसके पृष्ठ पर विभव का मान समान होगा, लेकिन दोनों का अलग अलग है। क्लियर हो गया। यहाँ पर ये धनावेश है, ये भी धनावेश है। समान आवेश होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये क्षेत्र रेखाएं अपन ने पढ़ ली थी, ये क्षेत्र रेखाएं बनाई हुई हैं जो बाहर की ओर है। इनके जो समविभव पृष्ठ होंगे वो देखो कैसे होंगे। ये गोला बना रखा है इस आवेश के चारों तरफ, ये हमने बनाया भी था पीछे बिंदु आवेश के कारण। ये समविभव पृष्ठ है, ये समविभव पृष्ठ है, ठीक है, ये भी समविभव पृष्ठ है। अब यहाँ पर इस आवेश का ये समविभव पृष्ठ होगा, ये समविभव पृष्ठ होगा, सकेंद्रीय गोले बना दिए, ठीक है ना। और जब धीरे धीरे अपन दूरी बढ़ाते हैं तब क्या कैसा बनेगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा। तो अगर प्रश्न ये आ जाए कि समान आवेशों के लिए आप समविभव पृष्ठ बनाइए, तो आप कैसे बनाओगे, ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है। और अगर विपरीत आवेश, ये यहाँ माइनस होगा, विपरीत आवेश के लिए अगर आपको समविभव पृष्ठ बनाना है तब आप विपरीत आवेश के लिए आपको अगर समविभव पृष्ठ बनाना है तब आप ये बना सकते हैं। यहां पर ये जो है वो माइनस का चिन्ह है, ऋणात्मक आवेश है यहाँ पे। यहाँ कैसा आवेश है, माइनस का आवेश। ये धनात्मक आवेश है और ये ऋणात्मक आवेश है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की ओर प्रवेश करती हैं, धनावेश से ऋण आवेश की ओर प्रवेश करती हैं। तो ये धनात्मक आवेश है और ये माइनस का आवेश है, तो दोनों विपरीत आवेश हो गए। तो विपरीत आवेश अगर हैं तब उनके समविभव पृष्ठ कैसे बनेंगे, इस प्रकार से बनेंगे। ये देखो ये सब वो सेकेंडरी गोले बना रखे हैं, लेकिन इसमें ये है कि ये दोनों स्पर्श नहीं होंगे, ठीक है। दूर दूर आपको ये गोले बनाने हैं, बात समझ में आ गई। और ये जो पूरी लाइन जो बना रखी है वो क्या है, क्षेत्र रेखाओं की। तो इस प्रकार से आप को अगर समविभव पृष्ठ पूछा जाए तो समविभव पृष्ठ आप बना सकते हैं। और कंडीशन आपको दी भी रहेगी कि किसके लिए आपको समविभव पृष्ठ बनाना है, बिंदु आवेश के लिए बनाना है या अनंत पर स्थित आवेश है उसके लिए बनाना है, या समान आवेश है उनके लिए बनाना है, या विपरीत आवेश है उनके लिए बनाना है। तो किसके लिए बनाना है ये आपको दिया हुआ होगा प्रश्न में, ठीक है। आगे जो अपन बिंदु पढ़ रहे हैं वो है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, अब स्थितिज ऊर्जा के बारे में तो अपन ने 11th में पढ़ा था। स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे अपन विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। गतिज ऊर्जा जो गति के कारण होती है, स्थितिज ऊर्जा जो स्थिति के कारण होती है। अब यहाँ पर एक शब्द और जोड़ दिया, विद्युत। इसका मतलब क्या हुआ, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा तुम्हारी वही है जो स्थिति के कारण है, लेकिन यहाँ आपको विद्युत क्षेत्र से जोड़ते हुए उस परिभाषा को लेना है। तो परिभाषा में कोई अंतर नहीं है, सिंपल वही भाषा वही आपको लेना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ऐड करनी है एक चीज। क्या करनी है, विद्युत वाली चीज। तो क्या लिखोगे आप, विद्युत क्षेत्र में स्थिति के कारण संचित ऊर्जा विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है।
स्थिति के कारण संचित ऊर्जा तो आप पढ़ते ही हो। साथ में क्या शब्द जोड़ दिया, विद्युत क्षेत्र में। बात समझ में आ गई। तो परिभाषा में कोई परेशानी नहीं है। 11th क्लास में स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा आपने पढ़ रखी है, वही स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा आपके 12th में है, लेकिन विद्युत क्षेत्र के लिए है, इसलिए इसमें विद्युत क्षेत्र जोड़ दिया, तो कोई परेशानी नहीं। अब ये दो प्रकार से संभव है, वो कैसे है? पहला, विद्युत तंत्र में आवेश तंत्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा। किसी द्विआवेश तंत्र में किसी आवेश को अनंत से दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उस द्विआवेश तंत्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। द्विआवेश तंत्र के लिए स्थितिज ऊर्जा लेनी है। पहले से एक आवेश मौजूद है, वहां पे पहले से एक आवेश पहले से वहां है, और हम अनंत से दूसरा आवेश ला रहे हैं। बात समझ में आ गई। एक Q1 आवेश ए बिंदु पर पहले से मौजूद है, पहले से वहां रखा हुआ है। यहाँ देखिए, ये बिंदु ए है, यहाँ पर ये Q1 आवेश पहले से स्थित है। तो ये पूरा विद्युत क्षेत्र, यहाँ जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो किस आवेश का बनेगा? Q1 आवेश का बनेगा। ठीक है। अब इस Q2 आवेश को हम कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं। देखो, अनंत से विद्युत क्षेत्र, इसको Q2 आवेश को ला रहे हैं। कहाँ पर ला रहे हैं? इस पहले वाले आवेश से r दूरी पर ला रहे हैं। पहले वाले आवेश से r दूरी पर अपन लाते हैं इसको। ठीक है। तो हमें निश्चित रूप से कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस आवेश का विरोध होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि माना आवेश Q1 व आवेश Q2 निर्वात में r दूरी पर स्थित है। इस Q2 आवेश को तो अपन लाएंगे वहां से। ठीक है ना। Q1 आवेश से r दूरी पर बिंदु B पर विभव V बराबर क्या होगा? इस ये बिंदु आवेश है। आप ये मानो कि आवेश यहाँ है ही नहीं। 1 मिनट के लिए आप ये मानिए कि यहाँ Q2 आवेश नहीं है यहाँ। ठीक है। केवल यहाँ एक बिंदु आवेश Q1 है, और इस Q1 आवेश से r दूरी पर विभव का मान कितना होगा? ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, KQ/R पढ़ा था ना। V बराबर KQ/R निकाला भी था, सिद्ध भी किया था, आपको याद भी होगा। तो क्या होगा? KQ1/R, क्योंकि आवेश कौन सा है? पहले से मौजूद यहाँ पर Q1 है। हमने जब डेरिवेशन वहाँ पढ़ा था, हमने Q आवेश लिया था, इसलिए यहाँ पर KQ/R ले रहे थे। यहाँ अब आवेश हमने क्या ले रखा है? Q1 ले रखा है। तो हम यहाँ KQ1/R लिखेंगे। तो ये बात पुरानी बात है, पीछे अपन ने पढ़ा था, वही है। समझ में आ गया? अब हम किसको, कौन से आवेश को ला रहे हैं? Q2 आवेश को ला रहे हैं। वहां अपन किस आवेश को ला रहे थे? परीक्षण आवेश को ला रहे थे, Q0 को ला रहे थे। ठीक है ना। यहाँ अपन किसको ला रहे हैं? Q2 को ला रहे हैं। हमने एक सूत्र पढ़ा था, विभव और विभवांतर की जब परिभाषा पढ़ी थी, तब आपको याद अगर है तो हमने पढ़ा था V बराबर W/Q0। ये आपके 10th में भी पढ़ा हुआ है ना। तो यहाँ W बराबर क्या हो जाएगा? अगर V बराबर W/Q0 है, तो W बराबर क्या हो जाएगा? Q0 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो W बराबर क्या जाएगा? V गुणा Q0। अब अपन Q0 की जगह यहाँ किसको ला रहे हैं? Q2 को ला रहे हैं। तो क्या जाएगा? V बराबर W/Q2। Q0 की जगह Q2 लिख दो। ठीक है ना। तो W/ क्या जाएगा? Q2 आ जाएगा, और Q2 कहाँ गुणा हो जाएगा? V से ऊपर गुणा हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये W बराबर V गुणा Q2, ये क्लियर हो गई। और जो किया गया कार्य, यहाँ देखिए ऊपर के विरुद्ध किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ये स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा अपन ने पहले भी पढ़ रखी है। अपन ने बहुत बार पढ़ा है, किसी धरातल से किसी वस्तु को ऊपर की ओर लाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ेगा। किसके विरुद्ध? गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध। तो ये जो हमने कार्य किया, यही किया गया कार्य क्या कहलाएगा? स्थितिज ऊर्जा। हमने वहां ये जो स्थितिज ऊर्जा पढ़ी थी, ये अपन ने स्थितिज ऊर्जा पढ़ी थी। यहाँ से धरातल से अपन किसी चीज को ऊपर ला रहे हैं, h दूरी तक ला रहे हैं, तो mgh पढ़ा था ना। u बराबर क्या पढ़ा था? mg
H पढ़ा था, तो वो किया गया कार्य ही तो था। तो इसी प्रकार यहाँ भी जो किया गया कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो ये जो W है, W बराबर, मैं यहाँ लिख ही देती हूँ, कोशिश करते हैं लिखने की। ये हमने पेन लिया और ये V बराबर W बटा Q या 0 या 2, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से W का मान निकालेंगे तो इस Q2 को ऊपर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा W बराबर V गुणा Q2, ठीक है। और ये जो किया गया कार्य है यही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो ये बराबर क्या जाएगा, ये बराबर आ जाएगा U। तो U का मान कितना जाएगा, V गुणा Q2। क्लियर हो गया। ये परिभाषा अपन ने, ये जो फॉर्मूला अपन ने पीछे पढ़ा था, इसी परिभाषा के अनुसार यहाँ W निकालेंगे और यही W क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। बात समझ में आ गई सबके। तो इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु आवेश तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव V कहलाता है। ये अपन ने पढ़ा था। अतः इकाई धनावेश के स्थान पर Q2 आवेश को अगर लाया जाए तो किया गया कार्य W बराबर Q2V, W बराबर Q2V, ठीक है। उपरोक्त कार्य इस द्विआवेश तंत्र के लिए स्थितिज ऊर्जा U के तुल्य होगा। तो यही जो कार्य होगा वो किसके बराबर होगा, U के बराबर होगा। तो U बराबर Q2V आ जाएगा और V की जगह यहाँ पर अपन ने मान निकाला है। ये जो मान है ये किसकी जगह आ जाएगा, किसकी जगह आ जाएगा, V की जगह। तो यहाँ पर इस V की जगह हमने लिख दिया KQ1 बटे R। आ गया समझ में। तो U बराबर क्या आ जाएगा, KQ1 Q2 बटे R। क्लियर है। K का मान यहाँ लगा दिया हमने, क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये U का मान आ गया, स्थितिज ऊर्जा आ गई। तो हमने 3 चीजें पढ़ी हैं। एक तो कूलाम का बल F बराबर KQ1 Q2 बटे R स्क्वायर। एक अपन ने पढ़ा है विभव V, उसमें KQ बटे R, और एक पढ़ा है स्थितिज ऊर्जा U, वो है KQ1 Q2 बटे R, ठीक है। और एक पढ़ी तीव्रता KQ बटे R स्क्वायर। 4 सूत्र हमने पढ़े हैं। चारों सूत्रों में Q1 Q2 और R आता है, लेकिन किसी में Q1 Q2 दोनों आते हैं, किसी में केवल Q आता है, किसी में नीचे R स्क्वायर आता है, किसी में नीचे R आता है। तो ये चारों फॉर्मूले आप एक जगह नोट कर लें और एक जगह नोट करके आप उनको याद रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जब न्यूमेरिकल आता है तब उसमें आप सूत्र कंफ्यूज हो जाते हो कि KQ1 Q2 बटे R आएगा या KQ बटे R आएगा या KQ1 या KQ बटे R स्क्वायर आएगा। तो किसी में स्क्वायर है, किसी में R है, किसी में Q1 Q2 दोनों है, किसी में एक है। तो आप ये चारों सूत्र आप एक जगह नोट कर लें, किस किस का, बल का, तीव्रता का, विभव का और ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का, ठीक है। जिससे आपको आसानी रहेगी उन सूत्रों को याद करने में और आप अंतर भी कर पाओगे कि किसमें Q1 Q2 दोनों हैं, किसमें केवल एक है। तो ये आप क्लियर हो जाएगा आपके। ये तो पीछे तो अपन ने पढ़ा द्वितंत्र के लिए, 2 आवेशों के लिए। अब अपन पढ़ते हैं 3 आवेशों के लिए। हमारे पास में कितने आवेश हैं? 3 आवेश हैं। 3 आवेश में Q1 Q2 और Q3। सबसे पहले अपन कौन से आवेश को लाते हैं? Q1 आवेश को। फिर Q1 आवेश यहाँ स्थित है, इसको लाने के लिए हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले से यहाँ कोई आवेश मौजूद ही नहीं था। सबसे पहले अपन Q1 आवेश लाए तो हमें कोई भी आवेश यहाँ मौजूद नहीं होने के कारण Q1 आवेश का विरोध नहीं होगा, तो इसके लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो Q1 तो आसानी से आ गया, तो हम मानते हैं कि यहाँ Q1 आवेश है।
अब हम किसको ला रहे हैं? Q2 आवेश को ला रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं। कितनी दूरी पर ला रहे हैं? R12 दूरी पर ला रहे हैं। तो इसके लिए स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? इसके लिए स्थितिज ऊर्जा जाएगी इसके कारण इस आवेश, क्योंकि ये विरोध करने के लिए यहाँ मौजूद है। इसको तो अपन अभी लेकर ही नहीं आए, केवल ये आया है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? U1 बराबर K Q1 Q2 बटे R12। क्लियर हो गया? तो ये U1 निकाल लिया हमने, इस आवेश को लाए, ये वही है जो अपन ने यहाँ अभी भी निकाला है। K Q1 बटे R12 आ जाएगा, क्योंकि दूरी हमने यहाँ 12 ले रखी है। ठीक है, अब अपन किसको ला रहे हैं? Q3 को, वो भी अनंत से ही आ रहा है। अब यहाँ इसका विरोध करने के लिए दो आवेश मौजूद हैं। कौन कौन सा? Q1 और Q2। तो इस Q3 का विरोध Q1 भी करेगा और Q2 भी करेगा। जब Q1 विरोध करेगा तो U3 आएगा। U3 बराबर क्या आ जाएगा? K तो आएगा ही, Q1 Q3 बटे ये वाली दूरी। ठीक है, और जब Q2 विरोध करेगा तो U2 क्या आएगा? K तो आएगा ही, Q2 Q3 बटे ये वाली दूरी। बात समझ में आ गई? मूल सूत्र हमारा वही है, K Q1 Q2 बटे R। ठीक है, एक तो Q कौन सा आएगा जो विरोध कर रहा है वो आएगा, और एक Q कौन सा आएगा जिसको अपन ला रहे हैं वो आएगा। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है ना? तो विरोध सबसे पहले कौन कर रहा है? ये वाला कर रहा है, तो ये आ जाएगा K Q1 Q2 बटे ये वाली दूरी आ जाएगी। फिर इसको ला रहे हैं तो ये तो आएगा ही आएगा, और विरोध कौन कर रहा है? ये वाला कर रहा है। तो K Q1 Q3 बटे R31। फिर ये वाला भी विरोध करेगा, तो U2 नाम दे दो इसको। U2 बराबर K Q2 Q3 बटे ये वाली दूरी आ जाएगी। क्लियर हो गया? तो माना किसी त्रिआवेश तंत्र के आवेश Q1 Q2 Q3 निर्वात में चित्रानुसार स्थित है, अतः निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3। U बराबर U1 कब निकला था? जब Q1 तो पहले से मौजूद था और अपन Q2 को लाए थे। तो Q1 तो पहले से मौजूद था, Q2 को लाए थे, और दोनों के बीच की दूरी, प्लस U2 कौन सा है कि Q2 तो पहले से मौजूद है और Q3 ला रहे हैं, तो ये तो पहले से मौजूद है और इसको अपन ला रहे हैं, तो K Q2 Q3 बटे इन दोनों के बीच की दूरी, प्लस जब Q3 को लाएंगे तो Q1 भी विरोध करेगा, तो ये तो विरोध करने वाला आवेश है, ये आने वाला आवेश है जो आ रहा है, तो वही K Q3 Q1 बटे R31 आ गया समझ में? तो यहाँ पर कॉमन जो चीज आ रही है वो क्या आ रही है? K कॉमन आ रहा है, तो K अपन ने बाहर ले लिया, बचेगा क्या? Q1 Q2 बटे R12, Q3 Q2 बटे R23 और Q3 Q1 बटे R31, ये अंदर बचेगा। अब इसको अपन सिग्मा के रूप में लिखना चाहते हैं। सिग्मा के रूप में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? K का तो मान लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I और J। अब I और J दो क्यों दिए? अभी तक तो अपन एक ही देते थे। I और J दो क्यों दिया हुआ है? वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ दो सीरीज चल रही है, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 1, दो चल रहे हैं ना। जब दो चल रहे हैं तो I और J आएगा, एक को I दे देंगे, दूसरे को अपन J दे देते हैं। तो I और J बराबर 1 से लेकर कहाँ तक है? 3 तक, क्योंकि हमारे पास में देखो 3 ही मान है, 3 मान दे रखे हैं ना। QI QJ और QJ दोनों अलग अलग है, तो एक को I दे दिया, दूसरे को हमने J दे दिया, बटे में RIJ। यह आ गया समझ में? अब यहाँ पर देखिए 1/2 और लिख रखा है। यहाँ 1/2 और क्यों लिख रखा है? क्योंकि हमने जब यहाँ सिग्मा लगाया तो
अगर अपन यहाँ 1/2 नहीं लिख रहे तब क्या होगा कि इसके 6 पद प्राप्त होंगे। आप इसको खोल के देख लेना, आप यहाँ 1 मिनट के लिए रफ कॉपी में आप करके देखना इसको कि यहाँ 1/2 मत लिखना, ठीक है। और इस फॉर्मूले को आप खोल के देखना कि आई का मान जब आप 1 लिखो तो जे का मान 2 और 3 लिखना है। आई का मान जब आप 2 लिखो तो जे का मान 1 और 3 लेना, और आई का मान जब 3 है तो जे का मान 1 और 2 लेना। तो कितने पद मिलेंगे? आई बराबर 1 है तो जे के मान 2, आई बराबर 2 है तो जे के मान फिर 2, आई बराबर 1 है 3 है तो जे के मान फिर 2 मिलेंगे। तो 6 पद प्राप्त होंगे हमें। कितने पद? 6 पद प्राप्त हुए, जबकि हमारे पास यहाँ कितने पद हैं? 3 ही हैं। तो मतलब इसको अगर अपन यहाँ 1/2 नहीं लगा रहे तब इसके 6 पद प्राप्त हो रहे हैं, और हमें 6 पदों में से आधे पद चाहिए, 3 पद ही हमारे पास, तो ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ आधा लगा दिया। बात समझ में आ गई? तो आप आज इसको खोल के देखेंगे इस सिग्मा को, और खोल कर देखोगे, खोलने पर आप देखना, याद रखना, ध्यान रखना कि आई जे बराबर नहीं होंगे। जब आई का मान 1 है तो जे आप 1 नहीं लिखोगे। यहाँ देखो 1 और 1 नहीं आएगा कभी भी, 2 और 2 नहीं आएगा, 3 और 3 नहीं आएगा। जब आई का मान 1 है तो जे का मान 2 और 3 लगाओगे। समझ में आ गई बात? तो इसको आप खोल के देखना और आप देखोगे 6 पद आपके प्राप्त हो रहे हैं, जबकि हमें यहाँ पर 3 ही पद चाहिए, इसलिए हमने यहाँ 1/2 लगाया। फिर भी मान लो ये अगर आपके नहीं समझ में आया तो आप मुझे बता देना, मैं इसको आपको खोल के आपको बता दूंगी कि कैसे ये आप 1/2 क्यों आया, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप पहले इसको करके देखोगे कि इसको खोलने पर 6 पद प्राप्त होते हैं या नहीं होते, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, या इसको पढ़ें स्थितिज ऊर्जा को। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा वही है जो अपन ने पुराने जो 11th क्लास में पढ़ रखी है। केवल सूत्र जो है वह यहाँ पर एक आया है यू का स्थितिज ऊर्जा का, वो आप ध्यान रखोगे। ये सूत्र आपके आगे अपन जो डेरिवेशन पढ़ेंगे उसमें भी काम आएगा। समझ में आ गया सबके? तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।